फाइन स्टूडेंट, तो आज क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और ये स्टैटिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, ठीक है, और अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया, जबकि ये 5-6 डिकेड पहले आया है, लगभग 50-60 साल पहले आया है। अभी तक भी स्टिल ये 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम अभी तक भी एक तरह से नॉन स्टार्टर ही है। तो क्या ऐसा लकुना आया, क्या ऐसा प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से नहीं हो पाया? ये फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर चुके हैं, सेकेंड स्टेज जस्ट स्टार्टिंग पे है। वो भी पिछले साल मोदी जी बोले कि चलो करते हैं इस पे काम, अन्यथा 5-6 डिकेड से ये नॉन स्टार्टर के रूप में ही रहा। और अभी भी सेकेंड स्टेज के कह सकते हो, सेकेंड स्टेज के फर्स्ट यानी कि फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गया, सेकेंड स्टेज स्टार्टिंग पे हम लोग, तो थर्ड स्टेज तो बहुत दूर है अभी। तो ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ, क्यों नहीं कर पाए, क्या हमें करना चाहिए, ये सभी चीज़ हम लोग समझेंगे। और ये एडिटोरियल तुम्हारे स्टैटिक के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना करंट अफेयर्स है ये। इनफैक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के बारे में पढ़ना है तुम लोग को, तो ये पूरी तरीके से तुम रेप्लिकेट कर सकते हो, पूरी तरीके से तुम वहाँ पे भी रख सकते हो, स्टैटिक में भी है। ये करंट अफेयर्स का हिस्सा है, करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक दोनों ही इसमें कंटेंट्स हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से नहीं, केवल स्टैटिक के पर्सपेक्टिव से भी, समझ गए। और इस तरह का एडिटोरियल बहुत कम आता है जहाँ पे स्टैटिक का भी कंटेंट्स उतना ही ज़्यादा हो। यहाँ पे देखो जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो मुद्दा को समझते हैं, एक एक चीज़ समझते हैं। देखो भारत में थोरियम बहुत ज़्यादा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा थोरियम पाया जाता तो भारत में ही पाया जाता है। 25% जो ग्लोबल शेयर है थोरियम का, वो इंडिया में ही पाया जाता है, समझ गए। पर जहाँ तक सवाल है यूरेनियम का, तो मात्र 1 से 2% पाया जाता है भारत में वर्ल्ड के कंपेयर में। हाँ, थोरियम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? कजाकिस्तान में, लगभग 40 से 45% पाया जाता है कजाकिस्तान में। बात समझ में आया ना? तो देखो, बट थोरियम बहुत ज़्यादा पाया जा तो रहा है भारत में, मगर उसका यूज़ कुछ नहीं है, क्योंकि थोरियम का जो यूज़ है न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम में थर्ड स्टेज में ही होगा। हम तो सेकेंड स्टेज भी ठीक से अचीव नहीं कर पाए हैं, सेकेंड स्टेज की भी बिगिनिंग में हम लोग, तो कैसे हम थोरियम इतना ज़्यादा जो थोरियम रिजर्व है कैसे उसको हम यूज़ करें? ये सवाल उठता है ना जी। तो यहाँ पे देखो, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिजर्व थोरियम भारत में ही है, 1.07 मिलियन टन से, बहुत ज़्यादा ही है। इतना ज़्यादा है कि बच्चे लोग कि 1000 ईयर्स तक हम लोग एमिशन फ्री एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं थोरियम से, समझ रहे हो ना? इतना ज़्यादा, यानी कोल के बाद सबसे अधिक हमारे पास जो बिगेस्ट एनर्जी रिसोर्स हो सकता है या है, वो थोरियम है। वो थोरियम को चूँकि यूज़ नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, इसलिए वो अभी रखा हुआ ही है। बट यदि हम सेकेंड स्टेज कंप्लीट करके यदि हम थर्ड स्टेज में चले जाते तो थोरियम यूज़ हो रहा होता। तो खाली थोरियम रिजर्व होने से नहीं होता है, थोरियम का प्रॉपर यूज़ भी होना चाहिए। बात समझ गए? हाँ, वही बोला कि देखो 75 साल हो गया, एटॉमिक एनर्जी कमीशन शुरू में ही हम लोग सेटअप किए थे, हाँ, और अभी भी स्टिल हम लोग थोरियम को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं हम। तो इसका मतलब बीच में बहुत प्रॉब्लम हुआ है। हाँ, इस पे काम नहीं हुआ है ठीक से, न्यूक्लियर प्रोग्राम पे जो काम होना चाहिए, 3 स्टेज पे काम होना चाहिए, वो बिल्कुल काम नहीं हुआ है। तो समझो कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन कब बना? 75 ईयर्स अगो ही बना है, और उसके बावजूद भी थोरियम यूज़ नहीं हुआ। तो यहाँ पे समझो बच्चे लोग, बहुत ही टेक्निकल एडिटोरियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है ये, समझ गए। आगे देखो, तो क्या मतलब ऐसा क्या बात है कि थोरियम यूज़ नहीं हुआ है और यूरेनियम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है? जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में देखोगे तो यूरेनियम 235 का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, समझे ना? 235 का नेचुरली जो यूरेनियम आपको मिलता है, यूरेनियम का बात कर रहा हूँ मैं, थोरियम का बात नहीं कर रहा हूँ। जो नेचुरली तुमको जो यूरेनियम मिलेगा वो U-238 मिलता है, और नेचुरली, और उसके अंदर थोड़ा सा परसेंटेज यूरेनियम 233 का भी रहता है, वही 0.7% रहेगा, बहुत कम मात्रा में, समझ गए ना? तो यदि न्यूक्लियर पावर प्लांट में आपको यूज़ करना है तो इनरिच करना पड़ता है यूरेनियम 233 को, U-33 को इनरिच करके कम से कम 3 से लेकर 4% बनाना पड़ता है। और यही यूरेनियम 233 को यदि 80%, 90% इनरिच कर दोगे तो फिर वो एटॉमिक बम के लिए यूज़ होता है।
और जो इनरिच कर रहे हो उसके लिए एक डिवाइसेस चाहिए होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल डिवाइसेस, सॉरी सेंट्रीफ्यूजेस, क्या कहते हैं उसको, सेंट्रीफ्यूजेस कहते हैं। और जो कि ईरान में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तभी तो ईरान रडार में है, तो वहाँ पे बहुत सारा सेंट्रीफ्यूजेस है जिसके वजह से यूरेनियम U-35 इनरिच हो रहे हैं और चांसेस है कि न्यूक्लियर बम बना रहा होगा ईरान। बट न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए जो यूरेनियम 235 है वो 3 या 4% इनरिच होना चाहिए, समझ गए, दैट इज़ अ बेसिक डिफरेंस। अब यहाँ पे समझते हैं कि थोरियम जो है वो फर्टाइल है, फिजाइल नहीं है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? फिजाइल का मतलब है कि कोई भी अलग से एटम उसको हीट करे तो स्प्लिट कर जाए, उसका न्यूक्लियस स्प्लिट कर जाए। जैसे एक न्यूक्लियस है, उसको यदि कोई बम्बार्ड करे कोई दूसरा न्यूट्रॉन तो स्प्लिट करके 2 भाग में टूट जाए और एनर्जी रिलीज हो, तो इसको बोलते हैं फिजाइल होना। बट थोरियम फिजाइल नहीं है, फर्टाइल है, ठीक है। और थोरियम को फिजाइल बनाया जा सकता है, मत थोरियम तभी फिजाइल बनेगा जब प्लूटोनियम के साथ उसका इंटरेक्शन होगा। और हम जानते हैं कि थर्ड स्टेज में तो कोई बात ही नहीं है पहुंचने का, अभी थर्ड स्टेज से हम बहुत दूर है। तो थोरियम को प्रॉपर यूज़ करना है तो थर्ड स्टेज में प्लूटोनियम के साथ उसको इंटरेक्ट करना पड़ेगा, तब जाकर फिर यूरेनियम क्रिएट होगा। आया समझ में इतना? यहाँ पे समझो, तो थोरियम क्या है, फर्टाइल है, फिजाइल नहीं है। वही बोला कि इसको पहले फिजाइल मटेरियल में कन्वर्ट करना होगा, यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करना होगा, और उसके लिए प्लूटोनियम चाहिए थर्ड स्टेज में। टू डू बोला कि ये करने के लिए यानी कि थोरियम को यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करने, देखो अब यहाँ पे अलग अलग आइसोटोप है बच्चे लोग, कंफ्यूज नहीं होना है। यूरेनियम 238, यूरेनियम 235, यूरेनियम 233, प्लूटोनियम 239, ये अलग अलग आइसोटोप है। यूरेनियम का भी अलग अलग आइसोटोप है, 3 आइसोटोप के बारे में चर्चा होगा यहाँ पे। फिर प्लूटोनियम का 239 है, उसी के बारे में चर्चा होगा। प्लूटोनियम का एक ही आइसोटोप के बारे में चर्चा होगा, समझ गए ना? हाँ, यहाँ पे देखो तो क्या बोला जा रहा है कि फिजाइल बनाना है। फिजाइल का मतलब क्या कि यदि न्यूट्रॉन से बम्बार्ड हो तो एक न्यूक्लियस टूट के 2 भाग में बने और लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज हो न्यूक्लियर फ्यूजन के टाइम, न्यूक्लियर फिजन के टाइम में, समझ गए ना? हाँ, फिजन ही होता है, फ्यूजन नहीं होता है। सन में फ्यूजन होता है और हमारे जो न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, फिजन होता है, FISSION, जहाँ पे एक न्यूक्लियाइड टूट के 2 भाग में डिवाइड होते हैं, उसको बोलते हैं फिजन, समझ गए? तो थोरियम फर्टाइल है, फिजाइल नहीं है। यदि हमें थोरियम को फिजाइल बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना होगा इसको यूरेनियम 233 में, और उसके लिए हमें प्लूटोनियम चाहिए होता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, टू डू विथ ये यदि यूरेनियम 233 बनाना है इसको, यानी कि इसको फिजाइल बनाना है तो थोरियम को कंबाइन करना पड़ता है या तो यूरेनियम U-38 से या फिर प्लूटोनियम 239 से रिएक्टर में, समझ गए ना? हाँ, तब ये तुम्हारा फिजाइल मटेरियल्स बर्न होगा। न्यूट्रॉन्स तुम्हारा वहाँ से, न्यूट्रॉन्स फ्रॉम देम बम्बार्डेड थोरियम, न्यूट्रॉन्स क्या करेगा, अब न्यूट्रॉन्स क्या करेगा, तुम्हारा थोरियम को बम्बार्ड करेगा, तब जाके यूरेनियम 233 निकलेगा। और यूरेनियम 233 जानते हो कि ये क्या है, तुम्हारा फिजाइल है, समझ गए ना? और ये जो प्रोसेस बोला जा रहा है ये थर्ड स्टेज में होता है। ऐसा यहाँ पे जो लिखा गया है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट का थर्ड स्टेज में, जो कि बहुत दूर है हम लोग इससे अभी। देखो अब क्या बोला गया कि सिंस इंडिया हैड लिमिटेड एक्सेस टू, इंडिया के पास तो यूरेनियम बहुत कम है। वो तो अच्छी बात है कि मनमोहन सिंह 2008 में सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट किए थे, जिसकी वजह से हमारे पास यूरेनियम आना शुरू हो गया। जबकि हमारे होमी भाभा जो फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर सेक्टर है, उन्होंने कितना साल पहले, 5-6 डिकेड्स पहले ही 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम का वो लॉन्च किया था। मगर उसके बावजूद भी अभी तक कहीं तक नहीं पहुँचे हम लोग। फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हुआ है और सेकेंड स्टेज के बिगनिंग में हम लोग, समझ पा रहे हो ना? तो थोरियम इतना ज़्यादा रिजर्व होने के बावजूद भी थोरियम को यूज़ नहीं किया जा रहा है। कारण क्या है कि थोरियम फर्टाइल है, फिजाइल नहीं है। आया समझ में ये चीज़? तो यहाँ पे देखो ये सभी स्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहता हूँ बच्चे लोग नोट्स बना लो इसका, ठीक है? इस तरह का एडिटोरियल बहुत कम आता है, आई मस्ट से इस तरह का एडिटोरियल बहुत कम आता है। और ये सब एडिटोरियल एक अपने आप में जेम्स है, ठीक है? इस तरह का एडिटोरियल को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके साथ स्टैटिक भी कवर हो जाएगा अच्छे तरीके से। देखो इंडियाज प्रपोज 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो पहला स्टेज है, सेकेंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है। थोड़ी देर में इसको और डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा आराम से समझो कि पहला जो स्टेप है उसमें हैवी वाटर प्रेशराइज रिएक्टर यूज़ किया जाता है। अभी थोड़ी देर हम बताएंगे कि हैवी वाटर प्रेशराइज रिएक्टर क्या होता है।
और ये रिएक्टर यूज़ करके प्लूटोनियम 239 क्रिएट किया जाता है एज अ बाय प्रोडक्ट के रूप में। बात समझे? तो फर्स्ट स्टेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि प्लूटोनियम 239 प्रोड्यूस होता है। किस चीज़ को यूज़ करके? हैवी वाटर प्रेशराइज रिएक्टर को यूज़ करके। समझ गए? दो चीज़ याद होना चाहिए। और जो यूरेनियम 233 क्रिएट होगा इसमें, वो अपने आप कंज्यूम हो जाएगा इसी स्टेज में। समझ गए? थोड़ी देर में समझोगे और अच्छे से। सेकेंड स्टेज में क्या है कि जो भी प्लूटोनियम 239 क्रिएट हुआ है उसको फास्ट ब्रीडर में उसको और मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्लूटोनियम होगा हमारे पास उतना ही रिएक्शन होगा, न्यूक्लियर फिजन का रिएक्शन होगा, और उतना ही तुम्हारा काम आएगा थर्ड स्टेज में भी। तो सेकेंड स्टेज में और कुछ नहीं कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप में एक्चुअली हम लोग प्लूटोनियम 239 का संख्या बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? संख्या बढ़ा रहे हैं, ताकि वो एज ए इनपुट के रूप में थर्ड स्टेज में काम आ सके। बात समझे? देखो क्या लिखा गया। सेकेंड स्टेज में हम लोग क्या करते हैं? प्लूटोनियम को बंट करते हैं। कहाँ पे? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में। ब्रीडर है वो फास्ट ब्रीडर है कि तेजी से प्लूटोनियम क्रिएट करेगा, क्योंकि हमें सेकेंड स्टेज का जो हमारा उद्देश्य है कि प्लूटोनियम 239 को अधिक से अधिक क्रिएट करना। समझ गए ना? इसलिए जो सेकेंड स्टेज होता है उसको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्टेज भी कहते हैं, और जो पहला जो स्टेज होता है उसको हैवी वाटर प्रेशराइज रिएक्टर भी कहते हैं। समझ गए? थर्ड स्टेप देखो, जब लार्ज प्लूटोनियम क्रिएट हो गया आपका सेकेंड स्टेज में, तो उसको थर्ड स्टेज में यूज़ करना होता है, और तब जाकर थोरियम के साथ उसको मिक्स करना होता है। जो कि थोरियम जानते हो, थोरियम क्या है? फर्टाइल है, फिजाइल नहीं है। तो अब उसको बनाना है हमें उसको फिजाइल भी बनाना है ना, तो प्लूटोनियम के यूज़ से कर सकते हैं, या तो U33 के हेल्प से कर सकते हैं या प्लूटोनियम 239 से कर सकते हैं। सही बात है ना? देखो, तो थर्ड स्टेज यानी कि सेकेंड स्टेज में जो प्लूटोनियम क्रिएट हुआ है वो एज ए इनपुट के रूप में थर्ड स्टेज में काम आता है। अच्छा, ये जो स्टेजेस है, पहला कंप्लीट होगा फिर सेकंड होगा, सेकंड कंप्लीट होगा फिर थर्ड होगा, ये सीक्वेंसली चलने वाला चीज़ है। समझ गए ना? मगर देखो अभी तक थोरियम कहाँ यूज़ हुआ, क्योंकि सेकेंड स्टेज भी कंप्लीट नहीं हुआ। सेकेंड स्टेज के हम लोग बिगनिंग में है, तो कितना साल लगेगा, और कायदे से अभी तक हो जाना चाहिए था। आगे देखो, अब हम लोग थोड़ा डीप डिटेल्स में पढ़ते हैं कि स्टेज 1 में हो क्या रहा है टेक्निकली। बात समझे? टेक्निकली स्टेज 1 में क्या हो रहा है बच्चे लोग, यहाँ पे समझो अच्छे से। पहले स्टेज में भारत ने क्या यूज़ किया? प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर यूज़ किया। अच्छा, मैं एक एक वर्ड समझाता हूँ, इसका मतलब क्या है कि हैवी वाटर रिएक्टर, वो भी क्या है? प्रेशराइज्ड है। अब इसका मतलब समझो। हैवी वाटर रिएक्टर का मतलब है बच्चे लोग कि वो कौन सा हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम